रिटर्न फाइल करने के बाद अगर आपका बनता है रिफंड, तो क्या आप हैं ब्याज के हकदार? शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर कब कब कितनी बनती है टैक्स की देनदारी? और अगर इस नवरात्रि आप नए फ्लैट की बुकिंग कराने की तैयारी में हैं, तो आपको टैक्स के लिहाज से किन किन बातों का रखना है ख्याल? इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा टैक्स पेयर्स के लिए वह है इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर के। आप में से कई लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया होगा, अब कुछ एक लोग होंगे जो किन्हीं वजहों से फाइल नहीं किया होगा। पहली बात करें उन लोगों के लिए जिन्होंने फाइल कर दिया है, अब आपका रिफ़ंड बनता होगा, तो रिफ़ंड के इंतज़ार में होंगे। तो कई लोगों को लगता है कि हम देर से रिफ़ंड चुकाते हैं तो हमसे तो सरकार ब्याज मांग लेती है, लेकिन अगर सरकार पर पैसा बनता है, सरकार हमें रिफ़ंड देना चाहती है, तो उस पर ब्याज देगी कि नहीं देगी? तो ये सवाल मैं लेकर के आना चाहता हूँ मुकेश पटेल साहब, सबसे पहले आप ही के पास। ये बताइए कि जिन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया, रिफ़ंड बनता है, उनको रिफ़ंड जो मिलेगा उसमें पैसा वैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल लक्ष्मण जी, एक तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है, सेक्शन 244 कैपिटल ए। इसके तहत जब भी कोई टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड दिया जाता है, तो उस पर ब्याज के क्या प्रावधान है वो इस सेक्शन में दिए गए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें ख्याल ये रखना है कि जब आपने अपना ITR फाइल किया, तो आपका रिफंड जो बनता है उस पर आप इंटरेस्ट के हकदार है या नहीं, ये तय करने के लिए इसका सबसे पहला टेस्ट ये है कि आप ब्याज के हकदार तभी बनेंगे जब आपका रिफंड का अमाउंट जो है, वो जो पेमेंट आपको करना है अपनी टोटल इनकम पर, जो टैक्स बनता है वो टैक्स के 10% से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे मान लीजिए आपका टैक्स का अमाउंट बनता है 1 लाख रुपया और आपका रिफंड होता है 6,000, तो आप समझेंगे ये 6,000 पर मुझे ब्याज मिलना चाहिए। सरकार आपको ब्याज नहीं देगी, क्योंकि नियम ये कहता है कि 10% से ज़्यादा, माना 1 लाख का रिफंड है तो 10,000 से ज़्यादा, 1 लाख का टैक्स पेबल है तो 10,000 से ज़्यादा रिफंड बनता है, तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लक्ष्मण जी, तो ये मान लें इंटरेस्ट मिलेगा 10% से ज़्यादा होगा, तो यानी हमने एडवांस टैक्स के तौर पे ज़्यादा पैसा चुका दिया होगा, तब हमें मिलेगा। अब सवाल एक उठता है मेरे मन में कि ये ब्याज जो देंगे आप कब से देंगे? क्योंकि हम तो एडवांस टैक्स चुकाना शुरू कर देते हैं काफ़ी पहले से। मान लीजिए किसी इस फाइनेंशियल ईयर का 24-25 का हमने 2024 के जुलाई में हमने एडवांस टैक्स बहुत ज़्यादा चुका दिया और अब रिफंड बनता है, तो कब से आप हमें ब्याज चुकाएंगे? बिल्कुल, अभी जैसे 24-25 के वित्तीय वर्ष में आपने एडवांस टैक्स है, TDS है, TCS है, कभी भी आपने वो चुकते किया है, लेकिन आपका जो रिफंड बनता है, और वो रिफंड जैसे मैंने आपको बताया 10% आपका टैक्स पेएबल है, उससे ज़्यादा है अमाउंट, तो आप ब्याज के हकदार हैं। और वो ब्याज की गिनती, इंटरेस्ट की गिनती शुरू होगी 1 अप्रैल 25 से। माना जो वित्तीय वर्ष नया है, जिस साल के लिए आप ये रिटर्न भर रहे हैं, उस साल के 1 अप्रैल से लेके, समझिए 1 अप्रैल से लेके आपको अक्टूबर में रिफंड मिलता है, तो आपको इतने समय के लिए आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट का जो रेट है दैट इज 6% पर एनम, माना प्रति मास 0.5%। और लक्ष्मण जी, इसमें ख्याल रखने वाली बात यह है कि द इंटरेस्ट इज पेड टू यू फॉर ईच कंप्लीटेड मंथ और इवन पार्ट ऑफ अ मंथ। माना 1 अप्रैल से लेके अगर आपको 2 अक्टूबर पर, कि अगर हमने अभी रिफंड हमें मान लिया जाए 15 नवंबर को आता है, या फिर 20 अक्टूबर को आता है, या 10 अक्टूबर को आता है, तो पूरे महीने के लिए आएगा ब्याज। हाँ, तो आपको 10 अक्टूबर पर आए या 15 नवंबर पर आए, पर वो जो महीना जिसमें आपको रिफंड आता है, वो पूरे महीने का ब्याज जो है वो आपको मिलेगा,
क्योंकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वसूली भी करता है उसमें भी ये नियम है कि पार्ट ऑफ अ मंथ इज ट्रीटेड एज अ फुल मंथ। तो यही नियम आपको जब ब्याज देते हैं तो इसलिए समझिए 2 अक्टूबर को भी आपको मिला तो अक्टूबर के पूरे महीने के लिए आपको मिलेगा, अप्रैल से लेके 2 अक्टूबर तक 7 महीने का आपको ब्याज मिलेगा। अब चूंकि आपने इतना इंटरेस्टिंग चीजें बताई और बड़ी गहराई में जाकर, तो मेरे मन में एक सवाल और उठ रहा है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है। मान लिया जाए अब रिटर्न फाइल करते हैं और रिफंड बनता है तो ब्याज देंगे कि नहीं आप लोग, मतलब सरकार? ब्याज तो जरूर देंगे, लेकिन उसमें एक विशेष नियम ये किया गया है कि अगर जो पीरियड के लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है, आपने देरी की, अभी देखिए जैसे एक्सटेंशन दिया गया तो जितना 15 सितंबर तक आपने रिटर्न भरा तो आपको वो पूरे पीरियड के लिए इंटरेस्ट मिलेगा जब तक आपको वो रिफंड दिया जाएगा। पर समझिए आपने 2 महीने रिटर्न लेट भरा तो जो 2 महीने आपने लेट भरा आप कहोगे कि मेरा पैसा तो सरकार के पास पड़ा था, पर सरकार ये कहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि भाई 2 महीने की देरी हमारे कारण से नहीं हुई, आपके कारण से हुई, इसलिए वो 2 महीने का ब्याज हम नहीं देंगे। तो जब आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो ये ख्याल में रखने वाली बात है कि द पीरियड ऑफ डिले विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द टैक्स पेयर, उसके लिए आपको ब्याज मिलेगा नहीं। लक्ष्मण जी, चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने पूरे रिफंड और रिफंड पर मिलने वाले ब्याज की कहानी समझा दी। सवाल तो मेरे मन में एक और उठा कि जिन लोगों के मामले अपील में हैं वहाँ से डिसीजन हो चुका है तो उसमें जो पैसा फंसा था उस पर भी क्या सरकार ब्याज देगी, उसका जवाब आपसे लूँगा शो में आगे चल के। लेकिन इस बीच कई सारे फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ चुके हैं। एक फ़ोन कॉल है सौरभ शर्मा जी का जो कि दिल्ली से आया है। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या उलझन आपकी? हाँ सर, मेरा एक्चुअली सवाल है कि मैंने एक 2018 में जो फ्लैट खरीदा था उसको मैंने सेल किया तो 50 लाख का लगभग जो है उसमें कैपिटल गेन हुआ है। तो उस कैपिटल गेन को बचाने के 2 तरीके हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ किस में जाऊँ। पहला है कि कैपिटल गेन को मैं इन्वेस्ट कर दूं कैपिटल गेन बॉन्ड में, जिसमें 5.25% का आज की डेट में ब्याज मिलेगा, 5 साल का लॉक इन है ना, और जो मैच्योरिटी होगी वो भी टैक्स मिलेगा। और दूसरा मेरा ऑप्शन है कि अगर मैं कैपिटल गेन पे कर देता हूँ अभी और उसको मैं जो अर्निंग है कैपिटल गेन उसको इन्वेस्ट कर देता हूँ रिमेनिंग अमाउंट को किसी म्यूचुअल फंड में 5 साल से ज्यादा के लिए या 5 साल के लिए, तो मैं किस में बेनिफिट ज्यादा होगा? ये है ना आपके उलझन, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मुकेश पटेल साहब बैठे हुए हैं। मुकेश जी, उलझन दूर करिए इनकी। बिल्कुल। लक्ष्मण जी, अब ऐसा है, ये तो आधार रखता है उनकी समझदारी पर कि वो किस में निवेश करते हैं। आम तौर से मैं आपको गिनती के लिए या तो डिसीजन लेने के लिए जो फॉर्मूला आपको लक्ष्य में लेना चाहिए वो मैं समझाता हूं। समझिए आपको टैक्स भरना है तो 12.5% और उस पर 4% का आपका सेस, लेकिन कुल मिला के समझिए 13% का आपको टैक्स भरना है विद द एजुकेशन सेस। तो ये 13% का जो है वो एक बार आप उसको कम कर लें और बाकी का जो पैसा है वो 5 साल के लिए आप लगाएं, तो यू हैव टू कंपेयर कि 5.25% का टैक्सेबल इंटरेस्ट आपको मिले, और दूसरी ओर अगर आप कोई अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाते हैं जिसमें ग्रोथ म्यूचुअल फंड हो, तो जब तक आप उसमें से रिडेम्पशन नहीं करते तब तक तो टैक्स भी नहीं लगता है। तो ये 5.25 पर जो टैक्स लगता था आपके रेट के हिसाब से, मान लीजिए आप टॉप ब्रैकेट में तो 30% का, तो यहाँ तो टैक्स बच जाएगा। दूसरा कि जब लॉन्ग टर्म आपका गेन होगा और इक्विटी का इन्वेस्टमेंट होगा तो अगेन जब भी आप रिडेम्पशन करेंगे 12.5% का ही टैक्स लगेगा। जब टैक्स का रेट 20% हुआ करता था तब थोड़ा भी आपको नजरिया अलग से देखना पड़ता था और उसमें इंडेक्सेशन वगैरह का फायदा देखते हुए आप एक अलग का व्यू लेते थे। अब जो है तो 12.5% भरने के बाद शायद आप अगर कोई प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो मैं ये कहूँगा कि यू मे बी टेम्प्टेड
to go for the mutual fund investment instead of putting 50 lakhs in your capital gains and locking it up. सौरभ जी, कंफ्यूजन दूर हो गया अब? सर, तो इसका मतलब मुझे कैपिटल गेन बॉन्ड खरीदना चाहिए? नहीं, मैं ये कहता हूं कि कैपिटल गेन बॉन्ड के बजाय अगर आप जिसमें निवेश कर रहे हैं उसमें अगर आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो यू विल बी एट एन एडवांटेज, क्योंकि एक बार ये 12.5% टैक्स जो भर देते हैं तो इट इज वंस फॉर ऑल, और बाकी का 87.5% जो है वो आप उसको ग्रोथ में रख दीजिए तो यू विल गेट मच बेटर रिटर्न देन यू नो दैट 5.25% विदाउट टैक्स. चलिए, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ निवेश कर रहे हैं, कहाँ रिटर्न आपको बेहतर मिल रहा है. दोनों ऑप्शन आपके पास है. एक कॉल दिल्ली से ही आया अशोक दास जी का. अशोक दास जी, नमस्कार. नमस्कार जी. बताएं, क्या सवाल है आपके मन में? अच्छा, मेरा एक इशू है कि मैं अपनी दिल्ली में जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को बेच के बेंगलोर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलोर. मेरा पॉइंट ये है कि बिल्डर्स जो प्रोजेक्ट है वो आज की डेट में 4 से 5 साल लगाते हैं. तो क्या मैं बिल्डर्स प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकता हूँ? क्योंकि एज पर सेक्शन 54 मैक्सिमम टाइम आइदर 2 इयर्स और 3 इयर्स है. तो क्या मैं सेल प्रोसीड को बिल्डर्स जहाँ की उनका कंस्ट्रक्शन पीरियड ही 4 से 5 साल है. पहला पॉइंट तो ये है. दूसरा पॉइंट ये है कि सपोज करो मैं उस बिल्डर्स के इन बिटवीन प्रोजेक्ट में लगाता हूँ. सपोज करो उसने 25 स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट शुरू किया और मैं 26 या 27 में लगाता हूँ उसी में, और उनका डिलीवरी टाइम और पोजेशन टाइम समटाइम्स इन जून 29 है. तो क्या मैं ऐसे प्रोजेक्ट में लगा सकता हूँ, या पोजेशन से 1 या 1.5 साल पहले लगा सकता हूँ? मैं उसी हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को बेचने की प्लानिंग करूंगा जिससे मुझे कैपिटल गेन का बेनिफिट मिल जाए. मुकेश पटेल साहब, ये सवाल सिर्फ इनके लिए नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जो इस नवरात्रि घर की बुकिंग करना भी चाहते हैं, तो उनके लिए मन में इस तरह के सवाल उठेंगे. तो एक तो इनके सवाल का सटीक जवाब दे दीजिए जो इनके लिए यूजफुल हो, अब बाकी जो बायर्स हैं उनको भी यूजफुल हो. जी लक्ष्मण जी, अब ऐसा है कि एक जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द लेटर ऑफ लॉ कि भाई आपका ये जो पैसा आपने निवेश किया उसके बाद इतने समय में आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाना चाहिए या तो परचेज कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपको पोजीशन मिल जाना चाहिए, ये एक एस्पेक्ट है. और दूसरा जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, ये सेक्शन 54 में अशोक जी से मैं ये कहना चाहता हूं, जो है सीरीज ऑफ डिसीजंस, उसमें ये कहा गया है कि एक बार आप विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम आपने निवेश कर दिया, माना आपको परचेज करना है, तो जब आपने सेल किया उसके 2 साल के अंदर और विद इन अंटिल द डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न करते हैं तो सीधा उसके बाद कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा लगा के आपको निवेश करना है. लेकिन अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम कर दिया तो बिल्डर ने ज्यादा समय लगाया, उसके लिए आप जिम्मेवार नहीं रहेंगे, या तो आपको ये डिडक्शन या एग्जम्पशन का बेनिफिट है वो आपको डिनाई नहीं किया जा सकता है. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पैसे का निवेश है वो आपको विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड पूरा करिए, तो देयर शुड बी नो प्रॉब्लम. क्योंकि हमेशा ये आपके हाथ की बात नहीं है, आपके बस की भी बात नहीं है. बिल्डर में गिव यू एंड कंप्लीट इन टाइम और बिल्डर में टेक मोर टाइम. कई बार कंस्ट्रक्शन या वो परचेज पूरा हो जाता है लेकिन डीड कंप्लीट नहीं होता है. तो इस पर बहुत सारे डिसीजंस है. अशोक दास जी, बहुत सारे डिसीजंस कंफ्यूजन तो नहीं है? अब नहीं, कंफ्यूजन थोड़ा ये है कि इसमें हमको एज पर लॉ 2 इयर्स टाइम है या 3 इयर्स टाइम है? आपने पैसा दे दिया, माना जो 2 साल की अवधि, तो आपने जब बेचा लक्ष्मण जी, द
2 year period is from the date of sale, पर वो 2 साल के अंदर आपको पूरा पैसा निवेश कर देना है। आप ये कहेंगे कि मैंने 2 साल के बाद निवेश किया, तो वो 2 साल के बाद का निवेश के लिए आपको कोई एग्जम्पशन का फायदा नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अशोक दास जी, उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब यहां पे मिल गया होगा।